हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, यूनिट सेकंड में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। कल हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस से पहले हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है। जैसे कि आप 10th में पढ़ चुके हैं, सेल होता क्या है। सेल एक डिवाइस होती है, एक कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोड्स का, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और किसी कंटेनर के अंदर वो सॉल्यूशन उनमें फिल होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ। इस तरह जो डिवाइस बनती है वो हमारी कन्वर्ट करती है किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल। अब सेल जो हम बनाते हैं इस तरह से, आपने सबने देखा भी, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, किसी कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है और दो आप छड़ यूज करते हो इलेक्ट्रोड्स की जो होती हैं। इससे जब आप किसी मीडियम का यूज करते हैं, जो हमारा चार्ज एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस लीक करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जब करंट फ्लो होता है, इस तरह की जो डिवाइस बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल, जिसका सिंबल शो करते हैं इस तरह से, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। और जब सेल आपने यूज नहीं किया है, जब तक आपके सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आपके कनेक्ट नहीं हैं, जब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगा इसका जो नेट ईएमएफ वो क्या होगा, ई। लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, आई, तो आई फ्लो करने से इसके अंदर एक रेसिस्टेंस अकर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, डिनोटेड बाई स्मॉल आर। और करंट फ्लो होने से और रेजिस्टेंस अकर होने से इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। उस पोटेंशियल को हमने नाम क्या दिया था, टर्मिनल वोल्टेज। और वी की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने कल, ई माइनस में जो ड्रॉप हुआ, ई माइनस में आई आर। आज हम इसी टॉपिक पढ़ेंगे, आर क्या होता है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर होता क्या है बच्चों, ये होता है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स, सेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जब तक आपने सेल को यूज नहीं किया होता उस टाइम पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती जीरो। लेकिन जैसे जैसे आप सेल को यूज करते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब मैक्सिमम हो जाएगा तब हमारा सेल का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो। तब वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब उस इंटरनल रेजिस्टेंस को किस फॉर्मूले से मेजर करते हैं, वो हमारे फॉर्मूले हैं, आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन में आई, और आई की वैल्यू क्या यूज करने पर, वी अपॉन आर, वी गेट ई अपॉन में वी माइनस वन इंटू आर। इसे हम अभी प्रूव भी करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है जब, तो मेजर किस में करेंगे, ओम में। प्यारे बच्चों, जो इसका एक्सप्रेशन है किसी सेल की रेजिस्टेंस का, तो हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक सेल कंसिडर किया जिसका ईएमएफ ई है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, आर। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो आर की वैल्यू क्या होगी, तब तक जीरो होगी। और इस एक्सटर्नल जो आपका सेल है उसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर कनेक्ट किया, वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या, आर। और जब सेल में से करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सेल का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, वी। तो हमने माना कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, उसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, और वी क्या है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जब कब होगा टर्मिनल वोल्टेज, जब करंट फ्लो करेगा आई, किसके थ्रू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू। अब हमें निकालना है सेल का नेट ईएमएफ क्या है। अब नेट ईएमएफ क्या होगा, आप ओम्स लॉ से जानते हैं, नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, वी इक्वल्स टू आई आर। आई इज़ द करंट और आर क्या होगा, नेट रेसिस्टेंस। आई तो करंट फ्लो किया है सेल से, और नेट रेसिस्टेंस क्या हमारा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने डिनोट किया आर से। कई बार इसे बाहर दिखा देते हैं, कई बार इसके साथ ही लिख देते हैं। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या, कैपिटल आर। तो नेट रेजिस्टेंस क्या बना, ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें, सीरीज में है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो नेट रेजिस्टेंस क्या बना, कैपिटल आर प्लस में आर, और इनटू में क्या, आई। ये बन गया हमारा नेट ईएमएफ। प्यारे बच्चों, अब उस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, कैपिटल आर प्लस में आर, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन में आई, आई इधर आ गया। और जब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ई अपॉन में आई माइनस में कैपिटल आर। अब यहाँ से दो तरह से यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। यदि आप आई की वैल्यू पुट करते हो तब क्या मिलेगा आपको, उसमें आप करके दिखाते हैं यहाँ से, आर इक्वल्स टू ई अपॉन में आई माइनस आर। जैसे कि आप जानते हैं आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर। तो क्या बन जाएगा, वी तो नीचे रह गया, आर ऊपर पहुँच गया, माइनस में आर। अगर हम ई अपॉन में वी माइनस वन कब बनेगा, जब आर कॉमन आउट कर दोगे। तो एक तो फार्मूला आपका ये बन गया जो हमने यहाँ पे लिखा है, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। अगर आप इस तरह से नहीं करते, आई की वैल्यू पुट नहीं करते, एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा आपको, ई माइनस आई आर, और आई आर की वैल्यू क्या होती है, वी। तो बनेगा ई माइनस में वी अपॉन आई, ये सेकंड फार्मूला जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का निकाल सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी जब आपने सेल को यूज नहीं किया है, सर्किट आपका क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है।
नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो हमने भी कंसीडर किया था, ये सेल जो है इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पे, जिनके बीच का सेपरेशन है। दूसरा एरिया ऑफ द रॉड्स, जो इलेक्ट्रोड्स हैं डिप्ड इन सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशन में कितने डूबे हुए हैं। जितने ज़्यादा डूबे हुए होंगे एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है। और नेक्स्ट है जो इसमें हमने सॉल्यूशन यूज किया है उसका कंसंट्रेशन क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है, वो हमें पढ़ने यहाँ पे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों सेल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी राइज अप होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन सॉल्यूशन। एरिया, जितना आप रॉड्स को डुबाओगे लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, एरिया उतना ही ज़्यादा होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, नेचर कैसा उनका, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने कौन सा यूज किया है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और कंसंट्रेशन का क्या होता है, डायरेक्टली कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, घटेगा। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल्स इन सीरीज। सेल्स जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, दो सेल्स के लिए बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ क्या है E1 और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हमारा R1। सेकंड सेल ऑफ ईएमएफ E2 एंड हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में आप इस तरह बोल सकते हैं, जब आप दो सेल्स के लिए जो करंट है एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करता है, सिंगल डायरेक्शन में, आई सिंगल डायरेक्शन है दोनों की, तो हम क्या बोलते हैं ना, सीरीज में। या ऐसे भी कह सकते हैं जब फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हो एंड सो ऑन, तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा हमारा, सीरीज में। आप इस डायग्राम को इस तरह दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ E1 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड सेल जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या आपका बी। फर्स्ट सेल से जो करंट आई, सेकंड सेल से करंट क्या आई, दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है। इस केस में आपको जो नेट इसका ईएमएफ निकालना, नेट रेजिस्टेंस निकालना, तो हम करेंगे पहले सेल के लिए। फर्स्ट सेल के जो लिए आपके पोटेंशियल बना ए और बी के बीच में, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर फर्स्ट सेल, या टर्मिनल वोल्टेज ही बोल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 की, जो आपका होगा VAB, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने पढ़ा था E माइनस में IR। फर्स्ट सेल के लिए E1 और R क्या, R1। ऐसी सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेकंड सेल बिटवीन पॉइंट्स B एंड C, V2 की वैल्यू क्या बनेगी, VBC के लिए E2 माइनस IR2। हमें चाहिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर बोथ द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट पोटेंशियल क्या बनेगा आपका, V1 प्लस V2, और दोनों को जो कैलकुलेट करेंगे हम किस में बनेगा, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, VAC। और दोनों को ऐड करने पर बाद क्या मिला हमें, E1 E2 एक साथ ऐड हो जाएंगे, और जो बाकी पोर्शन आपका क्या बचा, माइनस IR1 और माइनस IR2, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, माइनस I, और क्या बचा R1 प्लस R2। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये तो कहलाता है E इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू क्या कहलाती है, R इक्विवेलेंट। कब के लिए, जब कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा। नेट ईएमएफ को निकालेंगे आप E1 प्लस E2 से, और नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर केस इस तरह से हो, प्लेट्स हमारी कनेक्ट हो पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्टेड, सेल ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, दूसरे सेल का E2 रेजिस्टेंस R2। इस केस में जो आपका नेट ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ जो बनेगा इक्विवेलेंट दोनों के डिफरेंस से बनेगा, E1 माइनस E2। लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो उसी वे में निकलेगा, R1 प्लस R2। सेल्स कैसे कनेक्ट हो, वो डायरेक्ट क्या निकलेगा, डायरेक्ट सम से। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका सेल्स इन पैरेलल हम कल करेंगे।